एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसे रात में घूमना फिरना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से उसके माँ बाप भी काफी परेशान रहते थे और उसे रात में घूमने से मना करते थे। माँ तुम भी ना फालतू में डरती हो। भूत वूत कुछ नहीं होता, और मैं तो वैसे भी आपका बहादुर बेटा हूँ। फिर एक दिन, राजू, ओ राजू, थोड़ा रुको ना, मेरी बात सुनो। ओ राजू, सुनो ना। राजू रुकता है और इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वो फिर चलने लगता है, लेकिन चलते ही वो आवाजें फिर से आने लगती हैं। राजू, ओ राजू, रुको ना, मेरी बात सुनो। ओ राजू, सुनो ना। यार ये कौन है जो मुझे बार बार आवाज दे रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। भाग बेटा, भाग ले यहाँ से, कहीं कोई चोर वोर ना हो। ऐसा कहकर राजू वहां से भाग लेता है और अपने घर पहुंच जाता है। और उस दिन उसके माँ बाप भी घर पर नहीं होते। राजू चुपचाप अपने कमरे में सो जाता है। रात में राजू के कमरे से फिर वही आवाजें आती हैं। राजू, ओ राजू, रुको ना, मेरी बात सुनो। ओ राजू, सुनो ना। ये आवाजें सुनकर राजू की नींद खुल जाती है, लेकिन राजू जैसे ही उठता है, उसके बेड पर उसके पैर के पास एक चुड़ैल बैठी होती है, जो उसे देखे जा रही होती है। राजू काफी घबरा जाता है, लेकिन ना डरने का झूठा दिखावा करता है और जोर से बोलता है। कौन है? फिर चुड़ैल राजू के बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और उड़कर ऊपर दीवार से चिपक जाती है। क्या हुआ राजू? क्या तुम मुझसे नहीं डरे? ये मेरा घर है, बाहर से तो तुम आई हो। मैं भला अपने घर में ही क्यों डरूं? लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। कौन हो तुम? अपने असली रूप में आओ। किसी ने तो मुझे पहचाना। मैं कई दिनों से ऐसे ही भटक रही थी और कई लोगों को बुला रही थी, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना, पर तुमने मेरी आवाज पहचान ली। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर राजू पहचान जाता है। अरे तुम तो कविता हो, और मेरी क्लास में पढ़ती थी ना तुम तो। है तुम्हारी ये हालत किसने की? क्या हुआ? राजू, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। कॉलेज पास करते ही मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे करमचली, इतना समय हो गया, हमें परिवार का एक वारिस नहीं दे सकी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तुझे ब्याह कर लाए थे। अरे भाग्यवान, मैंने तो तुझे और तेरे लाडले को रोका भी था कि मेरे दोस्त की लड़की से शादी कर लो। वो बहुत पैसे वाला है, दहेज से हमारा घर भर देगा। लेकिन तू और तेरा बेटा बस खूबसूरती के चक्कर में इस करमजली को उठा लाए। कविता रोने लग जाती है और रात में अपने पति सोमेश को सब बताती है। सोमेश, तुम्हें पता है, तुम्हारे माँ बाप हमारा बच्चा ना होने के कारण मुझे बहुत बुरा भला बोलते हैं। तुम उन्हें मना करो ना। अगर हमारा बच्चा नहीं हो रहा तो मेरा क्या दोष? एक तो बच्चा दे नहीं सकती, ऊपर से मेरे माँ बाप की बुराई करती है। ऐसा कहकर सोमेश कविता को वहीं लात और घूसे से पीट देता है। कविता का पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, जिसके कारण वो अगले दिन सुबह नहीं उठ पाती। अरे महारानी, उठेगी भी या आज हमारा भी व्रत रखवाना है? भगवान ने शक्ल दी है बस, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल उठ। कविता जैसे तैसे उठती है और घर के काम निपटाती है। धीरे धीरे ये मार पिटाई और गाली गलौज रोज का काम हो जाता है। कविता ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। बेटा देखो, हम तो गरीब हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। फिर तेरी 2 बहनें और है ब्याहने को। ये कहकर कविता की माँ भी वहां से चली जाती है। अब कविता को पता चल जाता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसी रात कविता के सास ससुर और सोमेश मिलकर एक योजना बनाते हैं। लेकिन पापा, ये कविता मुझे तलाक नहीं देगी। मैंने इसे इतना मार पीट लिया, लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ती। फिर जाएगी कहाँ? इसके घर वाले भी तो भूखे नंगे,
और नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तुम दोनों यहाँ बैठे बैठे बातें बनाओ बस। मैं ही कुछ करती हूँ। इसके बाद सोमेश की माँ उठती है और कविता को उसके बालों से पकड़कर किचन में ले जाती है। माँ ये क्या कर रही हो? प्लीज छोड़ो। माँ मुझे दर्द हो रहा है। ओ छोड़ो। तब तक सोमेश और उसका बाप भी वहां आ जाते हैं। माँ ये क्या कर रही हो? चुप करनी खट्टू, किसी काम का नहीं है। चुपचाप एक कोने में खड़ा रहे। ऐसा कहकर सोमेश की माँ कविता के ऊपर एक बोतल से पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। सोमेश बचाओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन सोमेश उसकी एक नहीं सुनता और थोड़ी ही देर में कविता का कंकाल उन तीनों के सामने पड़ा होता है। अब ये गूंगा बन के क्यों खड़ा है? चल इस कंकाल को उठा और घर के पीछे कहीं गाड़ दे और अब अपनी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दे। जी माँ। और राजू, उन दुष्टों ने मुझे इस तरह तड़पा तड़पा कर मार डाला। उन दुष्टों ने किसी बाबा का दिया हुआ ताबीज पहना हुआ है जिसके कारण मैं उन्हें छू भी नहीं पा रही। प्लीज मेरी मदद करो। सच में कविता, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन राजू एक बाबा का भेष बनाकर सोमेश के घर पहुंचता है। वहां सोमेश की माँ अकेली होती है। अलख निरंजन, बाबा को कुछ भीख दे दे बेटा। बाबा हर किसी के घर नहीं जाता। लगता है बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। बाबा मुझे और पैसा चाहिए। कैसे आएगा मेरे पास और पैसा? बुढ़िया, तुम अतूरे धतूरे तांत्रिकों की ताबीज पहनोगी तो कृपा कैसे बरसेगी? पहले अपना ताबीज हटा और मुझे दे, फिर देख चमत्कार। सोमेश की माँ लालच में अपना ताबीज उतार देती है और राजू को दे देती है। जैसे ही वो अपना ताबीज उतारती है, चुड़ैल वहां आ जाती है। बुढ़िया, आज आई पकड़ में। तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे तूने मुझे मारा था वैसे ही तुझे भी तड़पा तड़पा के मारूंगी। उसके बाद चुड़ैल सोमेश की माँ पर पेट्रोल डालकर उसे जला देती है। कुछ दिनों के बाद सोमेश अकेला जा रहा होता है। उसे राजू लड़की बनकर आवाज लगाता है। राजू ने एक साड़ी पहनी होती है। ए सोमेश, जरा मेरी बात तो सुनो। ए सोमेश डार्लिंग, इधर तो आओ ना। अरे क्या आवाज है, कितनी प्यारी आवाज है। आवाज इतनी प्यारी है तो लड़की कितनी सुंदर होगी। सोमेश जल्दी से राजू के पास पहुंच जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कैसे जानती हो? चलो छोड़ो, इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, वो नहीं दिखता। यहाँ CID करने लगे हो। चलो जाओ यहाँ से। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो डार्लिंग? मैं तो मजाक कर रहा था। चलो छोड़ो, मजाक कर रही थी। आसपास कोई है नहीं। सारे कपड़े उतार कर झाड़ियों के पीछे आ जाओ। सोमेश भी जल्दी से सारे कपड़े उतार देता है और जल्दी जल्दी में वो ताबीज भी उसके शरीर से उतर जाता है। जैसे ही सोमेश झाड़ी के पीछे पहुंचता है, वहां चुड़ैल उसका इंतजार कर रही होती है। आओ राजा जी, सीधा अंदर आओ। सीधा अंदर आओ राजा। पहचाना मुझे? कविता, तुम? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन चुड़ैल उसको मार देती है। कविता, मेरे ख्याल से तुमने अपना बदला ले लिया है। लेकिन राजू, अभी एक दुष्ट जिंदा है। उसे भी तो उसके किए की सजा देनी है। उसके घर के 2 लोगों को तुम मार चुकी हो। उसे अब पुलिस के हवाले कर देते हैं। अकेला जेल में सड़ेगा और फिर तुम्हें भी तो इस संसार से मुक्ति दिलानी है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे राजू। उसके बाद राजू कविता के कंकाल के बारे में पुलिस को बता देता है। पुलिस सोमेश के बाप को पकड़कर ले जाती है और अंतिम संस्कार के बाद कविता की आत्मा भी आजाद हो जाती है।